मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 वो वजूहात, 5 मेन रीजन जो हमने देखे हैं 2025 में, जिन पे ज्यादा रिफ्यूजल देखे हैं रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। दूसरे हमने देखे जिस पे रिफ्यूज हुए हैं वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, टीबी टेस्ट अकोमोडेशन के ऊपर। इसमें 8 पीसेस ऑफ एविडेंस जिनकी ये दूसरी या तीसरी शादी थी, अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए 2025 में यूके स्पाउस वीजा के रिफ्यूजल की सबसे बड़ी वजूहात। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 वो वजूहात, 5 मेन रीजन जो हमने देखे हैं 2025 में यूके स्पाउस वीजा के रिफ्यूजल के लिए। मेरा नाम है खुर्रम अमीर कुरैशी, मैं सोलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। पिछले 15 साल से मैं इमिग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने सैकड़ों अफराद को यूके में स्पाउस वीजा के ऊपर सेटल करने में मदद फराहम की है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में वो वजूहात बतानी है, वो रीजंस बताने हैं जिनकी वजह से हमने देखे 2025 में सबसे ज़्यादा स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। वैसे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके लिए हमारी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन 5 वो जो जिन पर ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखें वो 5 है। सबसे पहले रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, के रिलेशनशिप है वो जेन्युइन होना चाहिए, सबसिस्टिंग होना चाहिए। दूसरे हमने देखे जिस पर रिफ्यूज़ हुए हैं वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर रिफ्यूज़ल देखे हैं। चौथा हमने देखे टीबी टेस्ट, इनके ऊपर जो रिफ्यूज़ल हुए हैं। और 5वां अकोमोडेशन के ऊपर। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 1 बाय 1 कि रिफ्यूजल्स जो हुए हैं वो हुए किन बुनियाद पर और किन वजूहात की बिना पर। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है, सबसिस्टिंग है। तो जब आप पहली एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब यूके से बाहर से, तो ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी शादी हो चुकी है या अगर पार्टनरशिप की बेस पे वो हो चुका है, उसके आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा मजीद एविडेंस जैसे कि शादी की ग्रुप तस्वीरें आप दे सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई कॉन्टैक्ट था स्पॉन्सर के साथ तो व्हाट्सएप मैसेजेस आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि अरेंज मैरिज अगर हुई थी तो किस तरह ये मैरिज तक पहुंचा सिलसिला, जैसे कि मंगनी पहले हुई थी, कोई अगर आपको डिटेल हो तो ये बता सकते हैं। और अगर आप एक्सटेंशन के लिए डाल रहे हैं एप्लीकेशन, जैसे आपकी पहली एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, अब यूके में आप एक्सटेंशन के लिए, तो इसमें आपको मजीद एविडेंस देना पड़ेगा कि आपका रिलेशन अभी सबसिस्टिंग है, कंटिन्यूइंग है, मतलब आप साथ रह रहे हैं। इसमें 8 पीसेस ऑफ एविडेंस को ऑफिस मांगता है जो जॉइंट नेम पे हो या अलग अलग नेम पे, लेकिन कोरस्पॉन्ड कर रहे हो सेम एड्रेस पे। तमाम बताते हैं कि रिलेशनशिप जेन्युइन है और कंटिन्यूइंग है। इसमें जो रिफ्यूजल हमने देखे तो इस बेस पे उन लोगों के ज़्यादा हुए हैं जिनकी ये दूसरी या तीसरी शादी थी, और अगर यूके में से कर रहे थे तो इससे होम ऑफिस को शक पड़ता है कि ये आदमी जो है वो डेस्परेट है, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ये शादियां कर रहा है। तो पहले शादी की किसी से वो डिवोर्स हो गई, दोबारा शादी की किसी से और वो भी वीज़ा नहीं मिला। तो ये इस पे आपने देखना है कि आपकी अगर पहली शादी थी डिसॉल्व हो गई थी तो आप उसका एविडेंस दें, दूसरी शादी, फिर उसके बाद बताएं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। मतलब हर चीज़ जो है वो आपने बतानी इन ऑर्डर। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब सबको पता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि मार्च 2024 से जो है जो सी भी एप्लीकेशन डाली जाएगी तो रिक्वायरमेंट है 29,000 पाउंड। उससे पहले थी 18,600। अब 18,600 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनकी पहली एप्लीकेशन थी मार्च 2024 से पहले डली थी, अप्रूव हुई थी, और अब एक्सटेंशन के लिए डाल रहे हैं। वरना हर एक के लिए अब रिक्वायरमेंट है 29,000 पाउंड की। अब जो इसमें रिफ्यूज़ल देख रहे हैं उसमें जो देखा जा रहा है कि वो जब एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए, तो उस एविडेंस में आप गलती कर जाते हैं। अब कौन सा एविडेंस? ऑब्वियसली आपने दिखाना है जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, या तो वो आप सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कर रहे हैं तो इसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की पे स्लिप्स, एम्प्लॉयर का लेटर। इसके अलावा आप इनकम दिखा सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, 12 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ती है। इसके अलावा जो उनसे भी अकाउंटेंट का लेटर वगैरह हो गया, तमाम चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। और ये भी बताना पड़ता है कि ऑन गोइंग है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रिफ्यूजल्स में ऑन गोइंग नहीं बताते, वो अपना टैक्स रिटर्न तो जमा करवा देते हैं लेकिन यही नहीं बताते, ये एविडेंस नहीं देते, ये लास्ट 2 या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं देते, अकाउंट का लेटर या अकाउंटेंट का लेटर ये कंफर्म नहीं करता कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यूइंग है, ये ऑन गोइंग है, ये अभी भी आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी डालें इस एविडेंस को। तीसरे इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं तो आप बताते हैं डिविडेंड्स, उसका प्रूफ, और उसके अलावा 12 महीने के गेन, फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पता होना चाहिए आपका टैक्स ईयर क्या है। जैसे अगर आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैं तो आपका टैक्स ईयर मोस्टली लोगों का 31 जनवरी को ख़त्म होता है। अगर आप खाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो अप्रैल में ख़त्म होता है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल में जब डालते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 6 महीने की कम से कम एटलीस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि सेविंग्स जो है, ये पैसे जो हैं जिन पे आप रिलाई करें आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से
मौजूद थे। इसके अलावा है आप रेंट वगैरह की इनकम भी यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है जी, अगर आप कहीं से रेंट ले रहे हैं या अगर आपका कहीं बोन्स वगैरह आपकी उन इनकम्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका भी एविडेंस दे सकते हैं। आप पेंशन भी अपना शो कर सकते हैं कि जी मैं पेंशन ले रहा हूँ तो ये भी मेरी इनकम है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस पर हमारी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, लिखे हुए ब्लॉग्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो पॉइंट्स जिन पे हमने रिफ्यूज़ल देखे हैं कि कौन से एविडेंस को लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस पर रिलाई करते हैं तो आप इसका डिटेल प्रूफ दें, ब्रेक डाउन दें। तो ये है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का कि आप कैसे जो है इसको फुलफिल करते हैं। तीसरा एक इंग्लिश टेस्ट का। इंग्लिश टेस्ट का है जो लोग बाहर से आते हैं तो ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि कुछ कंट्रीज से अगर आप आते हैं तो एग्जाम्प्ट है, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। जैसे आप आ गए ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो जब वो रिक्वायरमेंट्स का करते हैं तो उनके पास जब फर्स्ट एप्लीकेशन डालते हैं तो मिनिमम A1 आपको देना पड़ता है सर्टिफिकेट का। आप ये जो है क्वालिफाई करते हैं, आप फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट, और आप एक्सटेंशन के लिए डालते हैं तो A2 की। अगर आप B1 नहीं कर लें तो आपको ज़्यादा फायदा है क्योंकि आपको बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब लोगों को पता तो है, लेकिन रिफ्यूज़ल हमने देखा कि जब वो बाद सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किए और जो रिफ्यूज़ हुए तो उन्होंने जो ये टेस्ट पास किए थे अप्रूव सेंटर नहीं थे। देखिए UKVI ने ना एक लिस्ट दी हुई है अप्रूव टेस्ट सेंटर्स की, आपने सिर्फ वहीं से देने हैं। और जब आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एप्लीकेशन जब फिल करते हैं इंग्लिश टेस्ट की, उसमें आता है किस मकसद के लिए, वर्क परमिट के लिए या स्पाउस वीज़े के लिए। तो आप बताएं कि स्पाउस वीज़े के लिए है, आप वो टेस्ट पास करें और वो अप्रूव टेस्ट सर्टिफिकेट अपना सबमिट करवाएं। और कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं टेस्ट देने से, वो कहता है जी मैंने डिग्री की हुई है तो मैं चाहता हूँ कि वो UK नारी की उसे यूज़ करते हैं, हालांकि प्रैक्टिस हो गया वो, कि मैं उसकी बेस पे करना चाहता हूँ, और वो उसमें टाइम ज़ाया करते हैं या फिर डिग्रियाँ वगैरह करते हैं। तो मेरा ख्याल सबसे आसान जो है वो आप इंग्लिश टेस्ट पास करें और सही अप्रूव सेंटर से करें। अच्छा, अब इसके अलावा जो चौथी रिक्वायरमेंट आ गई वो है TB टेस्ट की। ऑब्वियसली ये हर एक पे लागू नहीं होता। TB टेस्ट उनके लिए इसकी एक लिस्ट है, कंट्रीज से पाकिस्तान में आता है कि अगर आप इन मुल्कों से तो आपने ना TB टेस्ट भी दें। अब TB टेस्ट भी ये है कि मैंने देखा कि एक दो जो रिफ्यूज़ल आए थे वो हमारे पास आया कि जी मेरे वकील ने ये किया तो वो किया, तो देखा अब ठीक है वकील साहब की भी थोड़ी गलती थी, देखना चाहिए था कि कौन सा TB टेस्ट है। वो TB टेस्ट उसने जी वहाँ पे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेके पाकिस्तान ये इस्लामाबाद से पिंडी से थे तो वो सबमिट किया था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपने क्या करना है कि ये भी इंग्लिश की तरह इसकी भी एक अप्रूव लिस्ट है जहाँ से आपने TB टेस्ट करना है। UK के अप्रूव सेंटर्स हैं कि भी ये ठीक है, ये सेंटर अप्रूव है, वहाँ से अपना TB टेस्ट करवाएं, वहाँ का सबमिट करवाएं। और अगर आप इसमें गलती करेंगे तो रिफ्यूज़ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, डिले। ऑब्वियसली आप दूसरा टेस्ट सर्टिफिकेट लेंगे, आप दोबारा एप्लीकेशन करेंगे, और बेहतर तो है कि दोबारा एप्लीकेशन करें क्योंकि अपील में जाके आपने रिफ्यूज़ ही होना, पैसे ज़ाया करना, टाइम ज़ाया करना है। ऐसा हो जाए तो आप दोबारा एप्लीकेशन करें। अब पांचवी अकोमोडेशन की, इस पर भी बड़ी मेरी डिटेल यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। अब अकोमोडेशन का आपने दिखाना है कि ओवर क्राउडेड नहीं है। ओवर क्राउडेड में क्या हो जाता है, जैसे ओवर क्राउडेड में होता है, ये हाउसिंग एक्ट है UK का, उसके मुताबिक ही है कि एक जो रूम है ये 2 बंदों के लिए होना चाहिए। 2 रूम, 3 रूम 5 बंदे, 5 रूम तो 7.5 बंदे। 7.5, जी हाँ 7.5 का मतलब ये है कि जो भी बच्चे रह रहे हो प्रॉपर्टी में 1 से 10 साल के, उन्हें आधा कंसिडर किया जाता है, और अगर बच्चे अंडर 1 हो तो उनको काउंट नहीं किया जाता। तो ये अमूमन आता है कि अगर आप किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, अगर आप कहते हैं जी हम आएंगे रहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, या शेयर्ड अकोमोडेशन में, तो आपको बताना पड़ता है कितने बंदे रह रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर प्रॉपर्टी 3 बेडरूम है तो उसमें कम से सिर्फ 5 बंदे ही हो, उसमें 7 या 9 बंदे ना हो, वरना आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी क्योंकि ये ओवर क्राउडेड है। इसके अलावा आपको दिखाना है कि आप प्रॉपर्टी जो है लीगली ऑक्यूपाई करते हैं या ओन करते हैं। तो आपका स्पॉन्सर या स्पाउस आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि जी ओन करते हैं। इसमें आप अपनी मॉर्गेज की स्टेटमेंट दे सकते हैं, लैंड रजिस्ट्री से ओनरशिप का टाइटल वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने रेंट पे लिया है तो टेनेंसी एग्रीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो एक डिटेल स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करेंगे कि जी उनकी परमिशन है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं, और ये कि आपके पास एक रूम कम है जो कि आपके एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए। एक्सक्लूसिव यूज़ का मतलब यही है कि वहाँ पे आपकी प्राइवेसी आपसे लॉक कर सकते हैं, ओनली आप ही वहाँ पे रहते हैं। उसमें ये नहीं कि आप लिविंग रूम में उन्होंने आपको जगह दे दिया, लिविंग रूम जहाँ पे गेस्ट आ रहे थे वो भी बैठ रहे हैं या कि वहाँ से लोग गुजर भी कर रहे हैं। प्राइवेसी होनी चाहिए, तो एक्सक्लूसिव यूज़ होना चाहिए। सेफ होनी चाहिए प्रॉपर्टी, मतलब ये कि उसके अंदर कोई मोल्ड नहीं है, कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीकेज नहीं हो रही है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो हम उसको पता नहीं चल सकता ना, वो कौन सा आके चेक करेंगे लीकेज हो रही है कि नहीं। लेकिन हमने जो देखा उसमें ये होता है कि किसी ने प्रॉपर्टी यूज़ की, कोई एड्रेस यूज़ किया। अब ये कोई एड्रेस था, ये पहले ही ये जो था ना हाईलाइट था, कहते हैं रेड अलर्ट, क्योंकि ये किसी ने यूज़ किया था। कौंसल में इसकी रिपोर्ट हुई थी कि ये प्रॉपर्टी तो जो है ये सूटेबल नहीं है कि किसी के लिए रहने के लिए, पानी लीक हो रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है वो पहले ही रिपोर्टेड है
और आप वही प्रॉपर्टी का एड्रेस यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो रिफ्यूज़ होगी क्योंकि प्रॉपर्टी सेफ ही नहीं है। तो आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टी भी सेफ हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है जो कि मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट जो हैं, ये 5 जैसे मैंने बताई थी, ये वो हैं जो हमने देखी हैं 2025 में जिन पे रिफ्यूज़ल हुए। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाओ, आपको बताया जाए कि आप इनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इन पे लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि चलो यार ये तो इस पर कोई ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी मज़ीद तफसील की ज़रूरत है तो मेरे लिखे हुए ब्लॉग भी मौजूद हैं, हमारा इस पर फेसबुक पे अकाउंट भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद हैं और हमारी डिटेल वीडियोस भी मौजूद हैं हर टॉपिक के ऊपर, जिनको आप देख सकते हैं। आप इन तमाम की जो तफसील है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।